स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाथ आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु और प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर वर्ण को देखें तो व्याकरण के 3 अंगों में से महत्वपूर्ण पहला अंग है वर्ण विचार। व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं मित्रों, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए और समझ लीजिए। व्याकरण के अंग कितने हैं? तो ये 3 हैं। ठीक है। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है आपका वर्ण, दूसरा है आपका शब्द और तीसरा आप समझ गए होंगे वाक्य। तो वर्णों से शब्दों का निर्माण होगा और शब्दों से वाक्य का निर्माण होगा और ये तीनों ही व्याकरण के अंग माने गए हैं। लेकिन यदि हम भाषा के निर्माण कारक तत्व, मतलब भाषा का निर्माण किन किन स्थितियों में हुआ है, उस पर अगर डिस्कस करें तो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखाई देती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि भाषा के निर्माण कारक तत्व क्या क्या हैं। भाषा के निर्माण कारक तत्व मतलब भाषा के निर्माण में कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला हम बात करें तो सबसे पहले हमको ध्वनि चाहिए। ठीक है, ध्वनि। उसके बाद ध्वनि से किसका निर्माण होगा? वर्ण का। वर्ण के बाद अक्षर का। ठीक है, वर्ण के बाद अक्षर का और अक्षर के बाद शब्दों का। शब्द के बाद पदों का। पद के बाद वाक्य का और वाक्य से फिर किसका निर्माण होता है? भाषा का। ठीक है। तो ये 6 भाषा के निर्माण कारक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से फिर वर्ण, वर्ण से फिर अक्षर, अक्षर से फिर शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य, वाक्य से फिर भाषा का निर्माण होता है। ठीक। हम एक एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप बस अपना सहयोग बनाए रखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बिंदु स्टार्ट करेंगे वो है ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि, तो ध्वनि आप सभी जानते हैं, मुख से जो आवाज निकलती है, जो आपको सुनाई दे रही है, वही क्या है? ध्वनि है। ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? ठीक है। तो आप देखिएगा कि ध्वनि वह इकाई है जो मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चरित या निस्तृत होती है। ठीक है। ध्वनि वह इकाई जो मानव, या इसको सीधा मुख कर लीजिए, जो मुख से सार्थक रूप से उच्चारित या क्या होती है? निःसृत होती है। उच्चारित या निःसृत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि वह इकाई है जो मानव मुख से सार्थक रूप से जो उच्चरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है। सार्थक रूप से उच्चरित इकाई। क्यों? क्योंकि आवाजें और भी निकल सकती है, लेकिन आप देखिएगा सार्थक रूप से उच्चरित इकाई ध्वनि व्याकरण में इसलिए क्योंकि ध्वनियों से वर्णों का निर्माण होगा, और कुछ भी चिल्ला दें और वो वर्ण बन जाए तो ये अलग चीज हो जाएगी। आप थोड़ा सा इसको समझ में चलिएगा। व्याकरणिक दृष्टि से ध्वनि हम उसे कहेंगे जो मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चरित या निःसृत होती है, निकलती है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं?
ध्वनि कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि में श्रवणीयता का गुण पाया जाता है। श्रवणीयता मतलब सुनने का, मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, यही इसका गुण है ध्वनि का। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। ध्वनि के संबंध में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद करके रखिएगा, क्या कि भाषा की ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? ध्वनि। मैं क्या लिखा हूं? सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी इकाई पूछ दिया जाए तो वो वर्ण होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी इकाई पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। यहां पर क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें हम वर्णों की। वर्ण, तो ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण देखिए, इसकी परिभाषा, वर्ण क्या है आप जानते ही हैं। अ आ इ ई क ख ग घ जितने भी देखते हैं ये सभी वर्ण कहलाते हैं। लेकिन कैसे, क्या है इसकी परिभाषा? ठीक, तो हम लोगों ने देखा मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चारित ध्वनि। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस ध्वनि को जो लिपिबद्ध कर दिया गया है, इस ध्वनि के लिए जो चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं, वही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी परिभाषा हो जाएगी, मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चारित, मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चारित ध्वनि संकेतों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, मानव मुख से उच्चारित या मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चारित ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। मैं इसको लिख दूं, फिर आपको आगे की परिभाषा समझाता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए सेम, क्योंकि मैं ये परिभाषा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चारित ध्वनि संकेतों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि चिन्ह, ठीक है, सार्थक ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक दिक्कत था, क्या कि मानव मुख से सार्थक रूप से तो कई सारे प्रतिनिधि चिन्ह, कई सारी ध्वनियां निकल सकती है। जैसे मैंने छोटा सा ले लिया आम, तो यहाँ पे आम निकल गया, ये इसका प्रतिनिधि चिन्ह है। जैसे मैंने ले लिया कलम, तो ये कलम ले लिया और ये कलम का प्रतिनिधि चिन्ह है। तो क्या ये वर्ण है? प्रश्न यहां पर ये आएगा, क्या ये वर्ण है क्या? ठीक है, तो ये वर्ण बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वर्ण क्या है? तो फिर वर्ण के लिए किशोरी दास वाजपेयी जी ने एक अलग ही हमको इसका फिर क्लियरिफाई किया, क्या कि मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि संकेतों के प्रतिनिधि चिन्ह को तो वर्ण कहेंगे, बट उसमें एक लाइन और जोड़ा कि जिसका आगे और कोई विभाजन न किया जा सके।
ना किया जा सके। किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। अब ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। मानव मुख से उच्चरित या निश्रित ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं, जिसका आगे और कोई विभाजन ना किया जा सके। अब आगे और कोई विभाजन ना किया जा सके तो यहां पर देखिए आ है, का है, खा है, गा है, पा है, फा है ना, सा है, श है, आदि वर्ण जो है वो क्या है हमारे आदि जो प्रतिनिधि चिन्ह है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए हमने अ उच्चारण किया और अ के लिए जो है वो इस प्रतिनिधि चिन्ह का प्रयोग किया। आप सभी जानते हैं कि अ अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब यही वाला अ है। आ यदि बोलते हैं तो उसके मतलब यही आ है। ग अगर बोलते हैं तो ये ग है। ये इसका प्रतिनिधि चिन्ह है। आपको बोला जाए ग लिखिए तो आप ऐसे ही लिखेंगे, तो इसका चिन्ह क्या है? यही है। ठीक है, तो इसका मतलब परिभाषा आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चारित ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह को वर्ण कहते हैं, जिसका आगे और कोई विभाजन नहीं किया जा सके। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो वर्णों के भेद या वर्णों के प्रकार, नेक्स्ट हम बात करें। वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो वर्ण जो है वो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण के अलावा एक और है अयोगवाह वर्ण, लेकिन अयोगवाह वर्ण न स्वर है न व्यंजन है। यदि वर्णों के प्रकार की बात करें तो केवल दो को ही मानक रूप से माना गया है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पर देखें तो स्वर वर्ण क्या है या व्यंजन वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण आप सभी जानते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके। देखिए मैं लिखते जाता हूं और फिर आपको बताते जाता हूं। देखिए इसका अर्थ क्या है? स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए पहला इसी से संबंधित पॉइंट, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अब यहां पर देखिए ये लिखने के लिए पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? देखिए ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट से एज इट इज प्रश्न पूछा गया है। एज इट इज
स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये स्वर वर्णों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का तात्पर्य क्या है? स्वर वर्णों के उच्चारण जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात इनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैंने अ का उच्चारण किया, अ, अब स्वर कितने हैं? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। जैसे मैंने अ का उच्चारण किया, अ, तो अ के उच्चारण के लिए मुझे और किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। आ का उच्चारण मैं स्वतंत्र रूप से कर रहा हूं, आ मतलब अ, ठीक है। और जैसे मैंने और भी यहां पर लिख दिया अ, आ या ई या दीर्घ ई, तो इन वर्णों के उच्चारण में मुझे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। तो इस बात को आप बहुत ढंग से समझिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, आया जी समझ में? कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा भैया। ठीक है, तो इसकी सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसका मतलब ये क्या है? ये स्वाधीन है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये स्वाधीन है, ये स्वतंत्र होते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा व्यंजन को इसके पैरेलल में समझा देता हूं, उसके बाद हम स्पेशली स्वर वर्ण पर ही चर्चा करने वाले हैं। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब ये देखिए, यहां पर स्टेटमेंट कई रूपों में पूछा जा सकता है। पहले मैं बता दूं, जैसे क है, तो क का उच्चारण करने के लिए आप आधा क बोल के देखिए, बोल पाएंगे क्या? को नहीं बोल पाएंगे। जो भी बोलिए, आपका अंत में ध्वनि जो है वो क्या आएगी? आ की आएगी। जैसे का है, जैसे माँ है, जैसे ने है। ठीक, इनको आप उच्चारण करिए, अंत में जो ध्वनियां निकलेंगी वो अलग अलग जो है वो किसकी निकलेंगी? स्वरों की निकलेगी। बिना स्वरों के इसका हम उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिना वर्णों के इसका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये हलंत युक्त माँ, हलंत युक्त ना, इनका उच्चारण नहीं कर सकते। माँ बोलिए, न बोलिए, माँ बोलिए, ने बोलिए, इनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता होगी ही। ठीक, पहली चीज। दूसरा, इसको कई रूपों में आपको पूछा जा सकता है। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण करते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण परतंत्र होते हैं, या मतलब स्वरों पर आधारित होते हैं, ठीक है, स्वरों की सहायता से ही जिनका उच्चारण किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार से घुमा के आपको इस चीज, ये व्यंजन वर्ण के विषय में पूछा जा सकता है, और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे वो स्वर वर्ण पर करेंगे। तो मैं व्यंजन वर्ण को यहां से मिटा दे रहा हूं भाई, है ना। देखिए, स्वर वर्ण को हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। ठीक है, इसका एक और परिभाषा बन सकता है। जैसे देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु प्राणवायु मुख के
अंदर से, मुख के अंदर से, मुख के अंदर से बिना किसी बाधा के या बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा या अवरोध के सीधे सीधे बाहर की ओर निकल जाए, बाहर निकल जाए, निकल जाए, उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के अंदर से बिना किसी बाधा या अवरोध के सीधे बाहर निकल जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या देखिए, हम जब कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, तो आपके अंदर से कुछ ना कुछ मात्रा में हवा जो है वो बाहर की ओर निकलती है। चाहे आ बोलिए, चाहे व बोलिए, चाहे जो बोलना है बोलकर आप देख सकते हैं। कोई भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा कुछ ना कुछ मात्रा में जो है वो बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, अब ये जब निकलती है तो कई वर्ण ऐसे होते हैं जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो हवा को कोई ना कोई बाधा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, आप अ बोलिए, अ, हवा सीधे अंदर से बाहर की ओर जो है वो निकल जा रही है। या आ बोलिए, आ, तो हवा सीधा बाहर, है ना। लेकिन जैसे ही मैं एक शब्द बोलूं, आप श बोलिए, श, तो सब हवा जो है वो घर्षण के साथ बाहर आ रही है, दिक्कत हो रहा है, बाधा के साथ बाहर है। छ बोलिए, छ, दिक्कत हो रहा है। तो जहां पर बाधा रहित हो, ठीक है, जिसका उच्चारण प्राणवायु सीधे अंदर से बिना किसी बाधा के, बिना किसी घर्षण के, मुख के अवयव से बिना टकराए हुए सीधा बाहर की ओर निकल जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और उसी वायु को ही प्राणवायु कहा जाता है। उसी वायु को क्या कहते हैं हम? प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करें, ये व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण हो गया। तो स्वर वर्णों की संख्या मैंने बताया कितनी है? 11 है। आप बचपन से 13 पढ़े आए हैं, लेकिन ये 11 है। एक अ है, दूसरा आ है, तीसरा ई है, चौथा दीर्घ ई है, और उसके बाद री है, उसके बाद ऊ है, और दीर्घ ऊ है, और ए है, और ऐ है, ओ है, और औ है। तो ये टोटल 11 जो है वो स्वर वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है हमारे पास? 11 है। कितनी है? 11। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कितने स्वर्ण होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। 13 मत कर दीजिएगा। अम और अह जो है वो अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, आप भूल से भी 13 नहीं करना है आपको। ठीक है, अम और अह जो है वो अयोगवाह वर्ण है। ठीक, तो ये हुआ हमारा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के संदर्भ में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु सीधे अंदर से बाहर की ओर बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी घर्षण के सीधे बाहर निकल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। अ आ, ई उ ऊ, री, ए ओ औ। तो ये 11 क्या हैं? स्वर वर्ण हैं। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। हम लोग मेन देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, जिह्वा स्थान की आकृति जिह्वा स्थान के आधार पर, ठीक है, और मात्रा के आधार पर तो मैंने बता ही दिया, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक, और उच्चारण अवयव के आधार पर। तो कई आधारों पर हम देखेंगे, एक एक करके हम बात करते जाते हैं। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति मतलब कैसे ये उत्पन्न हुआ है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर यदि बात करें तो मूल रूप से इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है मूल स्वर, एक है आपका मूल स्वर, और दूसरा है संध्य स्वर। संध्य स्वर, ठीक है, एक है आपका मूल स्वर और दूसरा है आपका संध्य स्वर। अब मेरे ख्याल से आप सभी को मूल स्वर के बारे में जानकारी होगी। मूल स्वर हमेशा आप याद रखेंगे जो उस समय 4 थे और इस समय भी वो 4 ही होंगे, चाहे ये उच्चारण स्थान के आधार पर पूछे, चाहे उत्पत्ति के आधार पर पूछे, चाहे ये मात्रा के आधार पर पूछे। किसी भी आधार पर यदि आपको ये पूछ रहा है, इसका मतलब वो मूल स्वरों की संख्या 4 ही होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मूल स्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं एक लिखते जाता हूँ। संध्य स्वर के आगे चलकर संध्य स्वर के दो और भेद मिलेंगे, जिसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं और दूसरे को जानते हैं मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए, सबसे पहले हम बात करें या पहला हम बात करें मूल स्वर के बारे में। मूल स्वर, और मूल स्वर को ही क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर, ठीक है, और इसे ही छोटा स्वर भी कहा जाता है। छोटा स्वर तो कई नाम से जानते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या छोटा स्वर क्या है, तो समझिएगा। मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। समझिए, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति का अता पता न चले या जिनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कोई भी जानकारी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। कैसे मूल स्वरों की संख्या पहले लिख लो, फिर मैं बात करता हूँ। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, एक अ है, एक ई है, एक ह्रस्व उ है और एक री है। ये 4 जो हैं वो क्या हैं, ये 4 जो हैं वो मूल स्वर हैं। ठीक है, अब मैंने कहा इसकी परिभाषा देखिए, हर चीज नहीं लिखवा रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति का अता पता न चले उसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आप फ्लैशबैक में जाइए दोस्तों। फ्लैशबैक में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि प्राचीन काल में जब आदि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे,
तब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली बार अ कहा होगा, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने जब अ कहा होगा तो उसके लिए अप्रतिनिधि चिन्ह का प्रयोग किया होगा। सोच पा रहे हैं आप लोग? है कोई नाम आपके पूर्वजों में से? नहीं है, ठीक है, या हमारे पूर्वजों में से नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि पहली बार किसने अ उच्चारित किया और उसके लिए पहली बार किसने ये प्रतिनिधि चिन्ह का प्रयोग किया था। वैसे ही आप ई, उ और री को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी उत्पत्ति के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण लेके चलता हूं। जैसे जब आप पैदा हुए, तो जब आप पैदा हुए तब जब पहली बार आप सोचिए, जब स्कूल गए, मम्मी ने बैग पकड़ाया, मम्मी पापा दोनों खूब प्यार कर रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और क्योंकि पहली बार स्कूल जा रहे हो तो बेटा थोड़ा सा, बेटा या बेटी रोवा थे, तो चॉकलेट वाकलेट सब धरा भेजा थे। तब भेजी से तो ओ समय जब स्कूल गे हो तो तू मन ला सिखाएगिस, ऐसे बैठ के, हमन तो भुइयां बैठ के पढ़े सरकारी स्कूल वाले, तो अनार के आम के रटत रहे, तो हमन ला बताएगी अनार के आ की ही बेटा, तब अनार के आबर ऐसे लिखहू, और आम के आ की ही तो आम के आबर ऐसे लिखहू। ऐसे चिल्लाए हुई गुरुजी मन है, तुम्हार शिक्षक मन है, तब तुमन अनार के आ कहा है तो ऐसे लिखाओ, और आम के आ कहा है तो ऐसे लिखाओ। अब सोचो कि तुमन स्कूल गे रहे हो, और गे रहे हो तो वहाँ चिल्लातीस बेटा अनार के आ की ही तब ऐसे लिखहू, और आम के आ की ही तब ऐसे लिखहू। तब सोचो जब उस समय आपको ये सिखाया जाता कि अनार के आ के समय ऐसे लिखना है और आम के आ के समय ऐसे लिखना है, या सॉरी ई के समय ऐसे या किसी भी के समय ऐसे लिखना है, तो आप इसी को ही अनार का आ समझते और इसी को ही आम का आ समझते, ठीक है। इसका मतलब इसकी उत्पत्ति को जो प्राचीन काल में कैसे हुई नहीं पता था, वो आपको इस प्रतिनिधि चिन्ह को आपके दिमाग में भरा गया है। आपके गुरुजी भी नहीं जानते अ कहां से आया है, ठीक है। तो ये हम पैदा हुए तब हमको बताया गया कि अ जब बोलेंगे बेटा तो इसका प्रयोग करेंगे, और ब बोलेंगे तो हम इस प्रतिनिधि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो इनका जो है वो अता पता नहीं चलता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मूल सर ह्रस्व स्वर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करें संध्य स्वर। देखिए सॉरी, संध्य स्वर मतलब संधि के लिए जो स्वर हैं, इन स्वरों में क्या होती है? संधि होती है, इसीलिए यहां पर संध्य स्वर इसको कहा गया। देखिए मूल शब्द है संधि, संधि स्वर। संधि में यह प्रत्यय जोड़ेंगे, यह संबंधवाचक प्रत्यय है, ई हट जाएगा और ये धा आधा बचेगा और ये बन जाएगा संध्य स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए संध्य स्वर के दो प्रकार हैं। संधि के स्वर, संध्य स्वर मतलब संधि युक्त वाले स्वर, यहां से संधियां होती हैं, संधि में इसका प्रयोग होता है। तो संध्य स्वर में पहला जो है वो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब ये दीर्घ स्वर किसे कहेंगे तो इसको समझिएगा। दो सजातीय स्वरों के मेल से, दो सजातीय व एक ही स्थान से उच्चारित स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर, या निर्मित, मेल से निर्मित कर लो, निर्मित स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए कैसे, तो यहां पर देखिए कितने, इनकी संख्या कितनी है,
तो इसकी संख्या जो है मित्रों वो 3 है। कितनी है? 3। कौन कौन सा? तो पहला आप देखिए अ और अ को मिला दो, क्या बनेगा? आ बनेगा। ये पहला हो गया। ठीक। दूसरा ई और ई को मिला दो, क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। ये दूसरा हो गया। और तीसरा है ऊ और ऊ को मिला दो, क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। ये तीसरा है। ठीक है। अब देखिए, एक, ये 2 और ये 3। तो सर ये 3 ही को लिए, री को नहीं लिए, तो री को ले लीजिए। तो यहां पर ये री और ये प्लस ऋषि का री दोनों को मिलाएंगे तो बनता है क्या? दीर्घ री। अब ये दीर्घ री जो है वो हमारे हिंदी व्याकरण में इसका प्रचलन नहीं है, दीर्घ री का। ठीक है। हिंदी व्याकरण में केवल 11 स्वरों का प्रचलन है, जो हमने इससे पहले देखा है। ये दीर्घ री का प्रचलन जो है वो संस्कृत में है। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। एक री दीर्घ री होता है और एक री होता है, री। ठीक है। तो ये जो है वो 13 स्वर इसमें माने जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये संधि में आपको काम आने वाले हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। यदि अ और आ का भी मेल कराएंगे तो भी आ बनेगा संधि में, इसको, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर हो गया स्वरों के वर्गीकरण में, उत्पत्ति के आधार पर। सजाती स्वर हैं, ये एक ही जाति के हैं और एक ही स्थान से ये उच्चारित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और तीसरा संध स्वर का दूसरा और इसका तीसरा देखें, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कितने होते हैं? ठीक है। तो संयुक्त स्वर कितने होंगे? अब देखिए, मूल स्वर हम लोग ने देख लिए 4 और दीर्घ स्वर देख लिए हम लोगों ने 3। तो संयुक्त स्वर कितने होंगे जी? 4 4 4 8 और 3 11, टोटल 11 हैं। अब संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? तो उसमें जो लिखे हैं ठीक उसका उल्टा, क्या? 2 विजातीय स्वरों के मेल से बना स्वर। 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है। 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। वहां पर हम लोग देखे थे दीर्घ में क्या? सजाती स्वर होना चाहिए। यहां विजाती मतलब जात गुतियार बाहर, दूसरे जात का, विजातीय स्वर। ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 4। पहला कौन सा? तो विजाती स्वर। देखिए, आ और ई मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है। एक। दूसरा आ और ए मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा। ये दूसरा। तीसरा क्या? आ और उ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। और चौथा है आ और ओ मिलकर क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपको स्वर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। 4 प्रकार के। ठीक। ए, ओ और औ, ये चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। और संध स्वर में दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण बनेगा। ठीक है। और हाँ, गुण स्वर संधि का और वृद्धि स्वर संधि दोनों का उदाहरण बनेगा। ये आगे हम लोग देखेंगे संधि में। ठीक है। तो यहाँ पर ये
संयुक्त स्वर आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ये तीनों हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ लिए हैं। संयुक्त स्वर और इसके दो भेद हम लोगों ने देखे, दीर्घ स्वर और इसी को ही मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से और आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। आगे हम बाद में और चर्चा करेंगे। ठीक, हमने देखा वर्ण। वर्ण में हम लोगों ने देखा कि वर्ण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और भाषा के निर्माण कारक तत्वों में ये 6 प्रकार हो जाते हैं, ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ध्वनि क्या कहती है। ध्वनि वह इकाई है जो मानव मुख से स्वतः ही निःसृत होती है, उच्चरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है मौखिक रूप से। यह भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप निश्चित तौर पे आंसर लेंगे वर्ण को। ठीक है, जब तक मौखिक ना पूछा जाए हमारा आंसर क्या रहेगा? वर्ण। और मौखिक पूछ दिया तो क्या रहेगा? ध्वनि रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? मानव मुख से सार्थक रूप से उच्चरित ध्वनियों के प्रतिनिधि चिन्ह को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, जिसका और कोई विभाजन ना किया जा सके। किसके द्वारा? हमारे किशोरी दास वाजपेयी जी द्वारा। तो ये वर्ण है अ, आ, क, ख। नेक्स्ट हम देखें क्या कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या होगी? स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, इसका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, प्राणवायु बिना किसी बाधा के मुख के अंदर से सीधे बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, वर्णों की संख्या की बात करें तो हम अ से लगाकर ओ तक 11 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण कई आधार पर थे और हमने सबसे पहले देखा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको मूल रूप में 2 भागों में बांटा जाता है। एक है ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, और दूसरा है संध्य स्वर। संध्य स्वर, मूल स्वर उसे कहते हैं या ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जहां जिन स्वरों के उत्पत्ति का अता पता ना चले उसे ह्रस्व स्वर, मूल स्वर कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर। और उसके बाद संध्य स्वर किसे? तो जिन स्वरों से संधि की जाती है। और इसका अगर अलग अलग हम लोग देखें तो दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में हमने देखा कि 2 सजाती व एक ही स्थान से उच्चारित स्वरों के मेल से निर्मित जो स्वर है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं, हमने देखा है आ और दीर्घ ई और यहाँ पर दीर्घ उ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दीर्घ स्वर होते हैं। और उसके बाद बात करें संयुक्त स्वरों की, तो संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 विजाती स्वरों के मेल से बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अ और ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और ए को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और उ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और अ और उ को मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका जो है वो वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर देखा। और संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 स्वर हुए। ठीक, तो आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा मित्रों, कल हम ये देखेंगे कि जो स्वर या पूरे वर्ण हैं उसमें जो कितने वर्ण हैं, जो मूल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, मानक वर्ण कितने हैं, जो 44, 46 और जो 52 वर्ण लिए जाते हैं उनका क्या भेद है, इन सारे प्रश्नों का जो है उत्तर हम कल लेने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।